हम हर टाइम थकावट क्यों फील करते हैं? मसल्स काफ़ी देर से स्टैटिक हैं और उधर आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं गई, थोड़ी देर बाद वो चलना फिरना मुश्किल हो, वहीं स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। ये नर्व इम्पल्सेस, ब्लड सर्कुलेशन रुक चुकी होती है उस जगह की। मुझे कोई 5 ऐसी डिजिटल एप्स बता दें जो कि दी बेस्ट जो है वो काम कर रही हैं। आपने अपनी प्लेट ला के रखी, उसके अंदर खाना डाल लिया, मोबाइल पकड़ें, ऐप खोलें और स्कैन किया, आपके सामने सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू आ गई। वाओ। एप्पल ने अपना विजन लॉन्च किया है, VR ग्लासेस। वो आपने पहना हुआ है ना, आपके सामने मील पड़ा हुआ है, आपने बस उसको देखना है, आपकी ग्लासेस के अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाएगी। हमें डाइट में कौन से ऐसे एनर्जी बूस्टर्स जिन्हें कहा जाए कि वो हम मस्ट लें तो उससे भी हमारी जो है वो रूटीन में थकावट कम हो जाएगी। आप हर वक्त थकावट क्यों महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में किन डेफिशिएंसीज की वजह से आप रेस्टलेस फील करते हैं? किसी भी स्टैटिक पोजीशन के बाद आपके पाँव क्यों सो जाते हैं? ऐसी कौन सी बेस्ट 5 एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना सकते हैं? और कौन से सुपर फूड्स ऐड करने से आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी? आज ये सब हम जानेंगे शाहरुख खान, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट से। तो पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जैसे आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जी हम हर टाइम थकावट क्यों फील करते हैं। हम डाइट प्रॉपर ले रहे होते हैं, नींद भी पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे किसी काम में दिल नहीं लग रहा। तो उसकी रीज़न क्या होती है? नंबर 1 थिंग, अगर हमारा दिल नहीं लग रहा किसी काम में तो ऑब्वियसली कि मोटिवेशन नहीं है। और जो थकावट का जहाँ तक पर्सपेक्टिव है ना, ये इंडिकेटर है किसी भी बड़े मसले से पहले। वो एक होता है ना, तूफान या आंधी आने से पहले का सन्नाटा, ये वो है। तो थकावट या टायर्डनेस, वीकनेस, फटीग, लेथार्जिक रहना, ये किसी बड़े मसले का, किसी बड़े प्रॉब्लम का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये हर इंसान, फॉर एग्जांपल बच्चा है, उसके केस में डिफरेंट तरह से आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से गेस कर सकते हैं कि इसको क्या मसला है। और अगर फॉर एग्जांपल एडल्ट्स आ जाते हैं तो उसमें अगर टायर्डनेस है तो वो कोई और रीज़न हो सकती है, कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं। व्हेन यू गो ऑन टू द अबव 40 या उस एज में चले जाते हैं तो वो हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन, कोई बीमारी या इस तरह से हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द पीपल, द फैक्टर्स वेरीज। और जैसे कि बताया कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक बच्चा है और वो लाइक 3-4 इयर्स का है, चलना फिरना स्टार्ट किया है और वो बहुत लेथार्जिक है। वो नहीं प्रॉपरली अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करता। मदर को फील होता है बहुत सुस्त है, बट समटाइम्स मदर उसे इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। विद टाइम वो ये जज ही नहीं कर पाती कि इस बच्चे को कोई बड़ा मसला हो सकता है। जैसे रिसेंटली पोलियो के आपने देखा हो कि बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं अवेयरनेस सेशंस, कैंपेन्स और ये सारा कुछ। बट वो किस लिए हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। और पोलियो का सबसे मेन रीज़न, सबसे पहला इंडिकेटर टायर्डनेस, थकावट। और जब पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करने से क्या होता है, वो पोलियो ने हो सकता है। ऑब्वियसली वो वैक्सीनेशंस नहीं करवाते। और ये है हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में, जिस तरह थरपाकर के रीजन्स हैं, KPK में बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो वो एक इस चीज़ को एक टैबू समझते हैं और वो एक मिथ बन गया है कि ये शायद कोई वो है, साजिश है, यहूदी साजिश है या US की साजिश है। तो वो करते ही नहीं है उस चीज़ को, वैक्सीनेशंस करवाते नहीं हैं बच्चों को। तो हर चीज़ के पीछे ना, हर थकावट के एलिमेंट के पीछे एक बड़ा मसला है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एडल्ट्स में चले जाएँ, तो एडल्ट्स में क्या होता है कि वो कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ठीक है, स्टडीज़ कर रहे हैं। अब स्टडीज़ नहीं अच्छी हो रही, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ पढ़ के सारा दिन, लाइक 24 आवर्स में आप अगर 10 to 12 आवर्स अपने स्टडी में, और हमारा एक बड़ा मिथ बना है कि 10 से 12 घंटे पढ़ोगे तो आपके A+ आएंगे, आप इंजीनियर बन सकोगे, आप डॉक्टर बन सकोगे। इट्स नॉट लाइक दिस। आपका एक ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है ना, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। राइट टाइम पे स्टडी करें, राइट टाइम पे स्पोर्ट्स करें, राइट टाइम पे सोएं, राइट टाइम पे खाएं। तो फिर मेरे ख्याल से उन बच्चों के A ग्रेड ज़्यादा आते हैं बजाय इसके कि जो हर टाइम, फिर वो ना ब्रेन फॉग हो जाता है। When you're ब्रेन फॉग क्या होता है? brain fog is like the abnormal condition of unconsciousness. ठीक है। लाइक आपका जो ब्रेन है वो नॉर्मली आप सारी एक्टिविटीज़ करें, बट सडनली यू आर टॉकिंग टू समवन
और यू आर डूइंग सम एक्टिविटी और अचानक से आपका स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, या आपके और उसी टाइम पे कोई ऑकवर्ड एक्ट कर देना, कोई ऑकवर्ड रिस्पॉन्ड कर देना, दिस इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। ऑकवर्ड एक्ट हो ही नहीं पाता क्योंकि आप एकदम जो है ना वो नम हो जाते हैं, ओके क्लाउडी हो जाता है आपका ब्रेन, ओके ओके यूर अ ब्लरी, आप एकदम बात करते करते एक्टिविटी करते करते यूर इनटू सम अदर वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। और आप 5-10 मिनट बाद या 5-10 मिनट बाद नहीं, फ़ौरन भी अगर करें तो 10-20 सेकंड बाद आप यूर जस्ट केम बैक और आप कहते अच्छा क्या बात कर रहे थे हम। ये नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलता है, और ये भी थकावट की वजह से भी हो जाता है। थकावट की वजह से। ओह व्हेन यू आर ओवर स्ट्रेसिंग योरसेल्फ, ओवरलोडिंग ऑफ वर्क, एनीथिंग, और स्ट्रेस इस टाइम पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का मेजर कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। टायर्डनेस, इवन एवरी प्रॉब्लम, डिजीज़, एनीथिंग, क्योंकि स्ट्रेस आएगा तो उससे आपका कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होगा, और कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होने से आपकी बॉडी के सारे नॉर्मल फंक्शंस जो हैं वो ब्लॉकेड्स लग जाएंगे। एंड वंस ब्लॉकेड्स आर हेड, तो फिर उसके बाद आप ऐसे समझें कि नथिंग गोना गो नॉर्मल। लाइक एक ट्रैफिक है, एक जगह से तेज़ी से गुजर रही है एंड आपने आप ब्लॉकेड कर दिया, तो गूगल मैप से भी रेड आ जाता है और सारे लोग भी जो हैं वो रेड हो जाते हैं, गुस्सा और टेम्परामेंट। सो सेम लाइक दिस कि कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ हुआ, आपके बॉडी की जो ट्रैफिक है, मतलब जो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, वो सब ब्लॉकेट्स लग जाते हैं। और जब ब्लॉकेट्स लग गए तो इट मीन्स कि फिर थकावट क्या, फिर हर तरह की डिजीज़ जो है वो आपको लग सकती है। अच्छा, जब आप बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील कर रहे होते हो तो कोई अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि जब भी वो इंसान की बॉडी में हो तो वो उसकी अलार्मिंग जो स्टेट है ना वो ऑन हो जाए और वो सोचे कि भाई नहीं, ये मेरी बॉडी में कुछ ऑकवर्ड साइंस शो हो रहे हैं, अब मैंने इसको ट्रीट करना है। ऑब्वियसली ऑकवर्ड, देखें ये जो ये सिम्टम है, ये साइन ही है। थकावट, डिजीनेस, लेजीनेस, ये सिम्टम्स हैं, दीज आर नॉट डिजीज़। डिजीज़ ये तब बनते हैं कि ये आप क्रॉनिकली, मतलब एक लंबे अरसे से कोई 6 माह 7 माह क्रॉनिक फटीग हो गई है, फिर ये सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं अगर 6 माह से कॉन्टीन्यूसली डिज़ी फील कर रहा हूँ, लेज़ी हूँ और मेरे से कोई काम नॉर्मल नहीं हो रहा, देन इट्स अ सिंड्रोम। अदरवाइज इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क इन अ 24 आवर्स, तो उसमें अगर आप 5-10 मिनट के लिए, अगर आपको ज़्यादा भी हो जाता है, घंटा 2 घंटे के लिए भी आप लेथार्जिक हो जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, अगर आपको वो फील होता है, सो दीज आर द साइंस कि आपकी रेड लाइट जलना शुरू हो जाए कि माइट बी देयर इज़ सम इशू। अदरवाइज नॉर्मल इंसान इज़ वेरी एक्टिव, क्योंकि आप अगर खा अच्छा रहे हैं, आपकी अगर फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, आपका लाइफस्टाइल ओवरऑल अच्छा है, यू आर हैप्पी पर्सन, जो कि आजकल रहना मुश्किल है, बट इफ़ यू आर अ हैप्पी पर्सन, तो फिर आप मेरे ख्याल से कि ये टायर्डनेस वाला एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए। फिर टायर्डनेस वाला एलिमेंट यही हो सकता है, स्लीप पूरी नहीं है, नींद पूरी नहीं है, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर जिस तरह स्ट्रेस है वो मिल रहा है, ठीक है। सो इफ़ everything is normal, your diet is normal, your nutritionist is saying कि यार diet is good, you're good to go, your fitness trainer is saying यार तुम्हारी gym activities workout fit हैं, you're good to go, your doctor is saying all the labs reports are good, you're good to go, but still you are tired, then there is something externally you're getting and that is stress, और या फिर आपकी स्लीप पूरी नहीं, और योर स्लीप ना पूरी होने की वजह से स्ट्रेस ही आता है। सो दीज आर द थिंग्स। अब न्यूट्रिशनिस्ट के परस्पेक्टिव से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो उसमें डाइट आ जाती है, हाइड्रेशन आ जाती है, एंड फिज़िकल एक्टिविटी भी आ जाती है, क्योंकि ट्रेनर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट आर सम हाउ इक्वल। तो अगर न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर परस्पेक्टिव से बात करें ना, तो योर डाइट शुड बी द बैलेंस्ड वन। मतवाज़न ग़िज़ा हम बचपन से ही पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, बट ये सिर्फ किताबों में ही रह चुका हुआ है, लोग प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा इस पे कोई अमल कर नहीं रहे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में करना मुश्किल समझते हैं लोग, जबकि इतना मुश्किल नहीं है। और जब भी डाइट का या न्यूट्रिशन का आता है तो लोग समझते हैं इट्स लाइक
वेरी हॉरर मूवी और बस वो हमारे लगा दिया और हम हॉरर मूवी की तरह देख रहे हैं और हमें डर है जी, ये नहीं कर सकते. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. मतलब एक होता है हेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, एंड एक होता है कि इंटेलिजेंटली ईटिंग. इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी, वर्किंग पर्सन, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ किड तो चलो माँ ने उसको खाना खिलाना है, तो इफ़ यू आर गुड मदर तो आपको डाइट का ख्याल होगा उसकी. एंड इफ़ यू आर वर्किंग लेडी, आपको अपनी डाइट का ख्याल हो सकता है, और ख्याल होना चाहिए, डाइट खुद ही सही हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मसला अनहेल्दी ईटिंग का है. बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा. लंच एक ऐसा टाइम है व्हेन यू आर विद योर कोवर्कर्स एंड यू आर जस्ट पूरा दिन पहला फर्स्ट हाफ गुजार के आप ब्रेक का इंतज़ार करते हो कि यार अच्छा ब्रेक आएगी, और आप सबके दोस्तों के साथ बैठ के डिसाइड करते हो कि यार क्या खाएं आज. और ऑप्शंस भी क्या होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, रैप्स. एग्जैक्टली. ठीक है, बाहर का वो वाला फूड. बहुत रेयर देखने को मिलता है कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप है जो एक्चुअली में घर से खाना लाते हैं और एक कम्युनिटी डेवलप करके इकट्ठे खाते हैं, लाइक शेयरिंग. और ये अगर प्रैक्टिस शुरू हो जाए तो आई थिंक 50% मसला डाइट का सॉल्व हो जाता है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड या वर्किंग पीपल. तो मतलब अगर हम वर्किंग पर्सन्स की बात करें तो वो अपने बस एक ख्याल कर लें डाइट का कि यार हम ख्याल कर लें और फिर हम चेंज करते रहें उसको. ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, वो भी इतना मसला नहीं है. ब्रेकफास्ट में आप इंस्टेंट मील्स बना के रख सकते हैं. यू कैन हैव योर प्री प्रिपेयर्ड मील्स. अगर लेडीज हैं तो इजीली कर सकती हैं. वीकेंड्स पे आप अपने रैप्स बना लें, और देर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर. यू कैन जस्ट वॉच दैम और आप अपने मील्स प्रिपेयर कर लें, इंस्टेंट मील्स. यू जस्ट हैव टू माइक्रोवेव दैम एंड ईट दैम. सेम विद द लंच, सेम विद द डिनर. और स्नैक्स इवन इतने इंस्टेंट हैं, ग्रेनोला बार्स हैं. फ्रूट्स आर द बेस्ट सोर्सेज जो हम चलते फिरते हमें कार्ट्स पे मिल जाते हैं, रोड्स पे, ठीक है, साइड्स पे इजीली मिल जाते हैं. लाइक यू हैव टू पे 20-30 रुपीज़ एंड यू गेट अ प्रॉपर होलसम फ्रूट. इस तरह की चॉइसेस हैं ही नहीं, ख्याल ही नहीं है ना. अवेयरनेस नहीं है. एजुकेशन भी है बट अवेयरनेस नहीं है, अपना ख्याल ही नहीं करना. वी आर द पीपल. मैं कहता होता हूँ समटाइम्स ना कि हम वो कौम है जो अपने से ज़्यादा अपने साथ वालों का ख्याल रखते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. पहले अपना ख्याल रख लें, साथ वालों का भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा. हम दूसरे के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. हम खुद को अच्छा रख लें तो दूसरा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे. ऐसे ही ना, सेहत है तो सब कुछ है, बट हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं कि अगले को अच्छा लग जाए, अगले को अच्छा लग जाए. अब आई डोंट नो उसके पीछे क्या मसला है, बट स्टिल वी आर डूइंग दिस. बिल्कुल ठीक है. मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसे बहुत ज़्यादा थकावट फील कर रहा है, लाइक जैसे आपने बताया कि अगर 6 मंथ से कंसेक्टिवली कोई बंदा या बंदी थकावट फील कर रही है तो उसे मतलब ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए. तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई इंसान ऐसे थकावट फील कर रहा है तो उससे कोई टेस्ट करवाने चाहिए, या उसे डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, या किसी न्यूट्रिशन के पास जाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? जो टायर्डनेस फील करे ना, थकावट फील करे, नॉर्मल रूटीन से एकदम खुद को ब्रेन फॉग होना शुरू हो जाए या डिजीनेस, लेजीनेस फील करना शुरू कर दे, तो सबसे पहले तो टेस्ट करवाए. कौन से टेस्ट हो सकते हैं? ऑब्वियसली कंसल्ट करे किसी फिजिशियन को, न्यूट्रिशनिस्ट को. वो आपको सबसे पहला जो काम कहेंगे वो कहेंगे कि आप अपने टेस्ट करवाएं. आप ब्लड CP करवाएं, LFTs, RFTs करवाएं, शुगर टेस्ट करवाएं अपनी. उसके अलावा आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, पल्स रेट को मॉनिटर करें. और इसके अलावा कुछ फिटनेस टेस्ट हैं वो भी आप करवाएं, जैसे ऑक्सीजन आप अपनी चेक कर सकते हैं. तो बेसिक टेस्ट विच आर वेरी ईजीली डन, चीपर, और वो हो सकते हैं. इवन वेस्ट में तो ये ट्रेंड है कि आफ्टर 3 मंथ्स वो अपने लोगों को कहते हैं कि आप करवाएं टेस्ट. हर 3 मंथ्स वो करवाने होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्क्रीनिंग, कोई भी बड़ा मसला आने से पहले एक अलार्म बज जाता है. तभी वो लोग जो हैं अपने डिजीज़ से पहले इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं. बट पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है. हम साल साल बैठे रहते हैं, अपने टेस्ट नहीं करवाते, इवन ब्लड CP नहीं करवाते. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का तो चलो हम सोचते हैं ना बुरा हाल है इसलिए नहीं जाते,
प्राइवेट में भी 700-800 रुपये का टेस्ट है। आप 700-800 भी नहीं है तो आप गवर्नमेंट चले जाएँ, 150-200 रुपये का टेस्ट है, वो करवा लें। आपको एटलीस्ट पता तो चले कि इफ़ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन या कोई मसला, मतलब ब्लड सीपी या बेस लाइन ऐसे टेस्ट हैं जो आपको स्टार्टिंग में किसी भी बड़े मसले के आने से पहले आपको कुछ हाईलाइट कर देंगे कि अच्छा भी ये मसला आने वाला है, तो आप चेक करवाओ। फॉर एग्जांपल LFTs में कोई ऊपर नीचे चीज़ आ जाए तो हो सकता है आपका लीवर का मसला है, फैटी लीवर हो सकता है, जो कि आजकल हर किसी को है। नॉर्मली हर इंसान को मोस्टली मिल जाता है कि फैटी लीवर किसी ना किसी स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज या सेकंड है, इस तरह। उसके बाद आ जाती है RFTs, आपके किडनीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कि नहीं। उस RFTs रीनल होता है तो आपको अपने किडनीज का पता चल सकता है। ब्लड CP में अगर आपके ब्लड के कुछ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो गए हैं तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कुछ हो सकता है आप एनीमिक हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होता है, ज़्यादा होता है तो आप एनीमिया वो डायग्नोस कर सकते हैं। और BMD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल BMD भी बहुत इजीली मिल जाता है और सस्ता भी है। आप वो एक्सपेंसिव वन ना करवाएं, डेक्सा ना करवाएं, नॉर्मल वाला करवा लें जो मशीन्स फुट से होता है, ठीक है। और वो उससे आपका कैल्शियम लेवल, आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं कि नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। सो ये पाकिस्तानी एटलीस्ट साल में एक दफ़ा करवा लेना तो वो भी इनफ है, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा। और ऐसे लोग मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, दे कैन अफोर्ड, इवन उनकी कंपनीज उनको पे कर देती हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, बट वो कब से जॉब करें, 5-10 साल गुजर गए, कभी टेस्ट नहीं करवाया। क्यों? डर लगता है कुछ निकल ना आए। भाई निकालो ना, मतलब उस जो चीज़ निकल आए, टाइम से निकल आए तो आप उसको रोक सकते हो। अब फॉर एग्जांपल 5-10 साल बाद आपको पता चल रहा है, खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर निकल रहा है, तो वो स्टेज ही ऐसी हो गई हो कि आप उसको टैकल ही ना कर सको। तो टाइम से पता चल जाए, आप इंटरवेंशन करवा सकें, डॉक्टर्स आपके कुछ कर सकें। तो ये कल्चर हमारे ना बनता चला जा रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है, वी आर नॉट ऑलवेज अलर्ट इन परस्पेक्टिव ऑफ आवर हेल्थ। और कुछ हमारी अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के भी मामलात हैं, वो भी इस तरह की चीज़ें नहीं करते, अपने एजुकेट नहीं करते, गवर्नमेंट की तरफ से भी मसले हैं। सो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, जब उसको करें तो फिर बात आगे तक सारे वो क्या कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि स्ट्रेस हमें पता चल गया, ब्रेन फॉग हो सकती है, अगर आप हर टाइम थकावट फील करते हो तो उसकी वजह से ब्रेन फॉग भी हो सकती है। इसके अलावा इंटरनल डिजीज़ क्या हो सकती हैं कि जिसकी वजह से हम हर टाइम थकावट को फील करते हैं? डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन और उसकी प्रेवलेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। और ये किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी एज में। लाइक मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो टीन एज में डाइट भी बहुत अच्छी ले रहे होते हैं और वो लाइक 12 बजे उठते हैं और उसके बाद भी वो पूरा दिन आप उन्हें चलते फिरते भी देखो ना तो वो ऐसे फील हो रहे होंगे जैसे बहुत ही सुस्त, बहुत ही थकावट, और ऐसे उनके फेस से भी उनके चलने से भी वो ऑल टाइम ऐसे फील होता है जैसे इनके ऊपर तो बहुत बर्डन है और बहुत काम किया और किया उन्होंने कुछ भी नहीं होता। हो सकता है, इवन होता है। डायबिटीज़ टाइप 1 विच इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, तो वो तो बहुत कॉमन है यंग एजेस में, और वो यंग एजेस में ही वो बच्चे इंसुलिन लगा रहे हैं, इंसुलिन पे चले जाते हैं। सो फिर उनको क्या डाइट मैनेजमेंट ही करनी पड़ती है। समटाइम्स लोगों को नहीं पता चलता। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज़ भी है, फॉर एग्जांपल आपके एंसेस्टर्स में डायबिटीज़ आ गई है ना, तो देयर इज़ अ चांस कि आपके आगे आने वाली नस्ल में भी हो सकती है। तो डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट इसी वजह से है कि वो अगर आपके एंसेस्टर्स में है तो डिसेंडेंट्स में भी पाई जाएगी। अगर आप लाइफस्टाइल नहीं मैनेज कर सके, नहीं अच्छा रखा, तो वो आपको फॉर एग्जांपल 20s में टीन एज में ना हो, 20s में ना हो तो माइट बी देयर इज़ अ चांस 35-40 में हो जाएगा। और इतनी प्रेवलेंस बढ़ गई है और इतनी एज जो है, एज स्पैन छोटा होता जा रहा है। एवरेज लाइफ आपको पता है पाकिस्तान की 50-55 पे चली गई है। किसी दौर में हम 70-65 भी कहते होते तो बड़ी बात होती थी, वाह ये बहुत कम है, तो अब तो 50-55 पे चली गई है। बट स्टिल देर आर कंट्रीज़ लाइक जापान, और वहाँ लाइफ स्पैन अभी भी 70-80 पे हैं, लोग वहाँ 100 साल ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं।
तो जो ये वो है ना, हम अलर्ट नहीं रहते, मैंने बताया, वी डोंट ऑलवेज लाइक, ख्याल ही नहीं है हमें। हम्म, ठीक है। इसमें मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ऐसा फील भी करते हैं तो उसके बाद हमें अपनी डाइट में क्या ऐड करना चाहिए? हमें डाइट में कौन से ऐसे एनर्जी बूस्टर्स जिन्हें कहा जाए कि वो हम मस्ट लें तो उससे भी हमारी जो है वो रूटीन में थकावट कम हो जाएगी? बैलेंस डाइट हो ना तो वो तो बेस्ट है। बैलेंस डाइट एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो एक जिसको भी कोई मसला नहीं है, टेस्ट करवा लिए, लैब्स आ गई, रिपोर्ट्स आ गई, आपने रिपोर्ट से देख लिया, आपको कोई इशू नहीं है, देयर इज़ नथिंग विच इज़ डायग्नोस्ड। अब नॉर्मल इंसान है बट स्टिल ही इज़ फीलिंग लेथार्जिक या टायर्डनेस है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे अपना, ठीक है, स्लीप साइकिल बेहतर करे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, जो उसको जितनी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 3 लीटर्स पीना है तो पिए, 12 ग्लास पिए पानी पूरे दिन में। और 12 ग्लास पानी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी 12 ग्लास आपने भर भर के पीते रहना है, इवन इफ़ यू आर टेकिंग टी, सूप, ब्रॉथ, यखनी, एनीथिंग विच इज़ लिक्विड ना, तो वो भी पानी की कैटेगरी में आ जाती है। तो अगर आप वो हाइड्रेशन अपनी पूरी कर रहे हैं तो बेस्ट है। एंड नाउ इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, आपसे नहीं हो पा रहा, चलो हम मान लेते हैं भाई नहीं हो पा रहा, करना मुश्किल नहीं हो जाता है बट नहीं हो पा रहा, तो फिर आप ऐसी फूड ऑप्शंस अपने पास हर टाइम रखें विच कैन हेल्प योर एनर्जी टू बूस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोने से पहले बादाम और दूध, इट्स अ वेरी गुड फूड बिफोर स्लीपिंग। 30 मिनट्स पहले, 45 मिनट्स पहले आप ले लें, वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है जो कि आपका अगला दिन काफ़ी आपको एक्टिव रखेगा। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में अंडे स्किप ना करें। ओके। लोग बहुत स्किप करते हैं, लोग जो है एक रस और एक चाय के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। बेहतर है कि एक रस की बजाय आप एक अंडा और चाय ले लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रस जो है वो एक सिंपल शुगर्स हैं विच गिव्स द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू योर सेल्स, मतलब आपके जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं जिससे आप बने हुए हैं, जो सिंपल शुगर्स हैं वो आपको स्ट्रेस देते हैं, एनर्जी तो देते ही हैं लेकिन साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं जिसकी वजह से आप लेथार्जिक होते हैं। लेकिन अगर आप रॉ फूड लें जिसके ये सिर्फ अंदर, आप रस के बारे में बता रहे हैं कि जितने हम बिस्किट्स वगैरह भी ऐड कर लेते हैं अपनी चाय में, तो वो भी हाँ, उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है? यस, रिफाइंड प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, जो जिसको कहते हैं ना शास्ता, स्टार्च और सिंपल शुगर्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मैदा और इस तरह की चीज़ें जो इजीली मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हैं और इजी टू प्रोड्यूस, इजी टू ईट, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये सारी आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज़ करती हैं। तो अगर हम उसको रिप्लेस कर दें होल फूड्स के साथ, फॉर एग्जांपल अंडा, इट्स वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या, इसको डाइट में ऐड होना चाहिए, दूध, अंडा और आपका जो आटा है वो आपका होल व्हीट होना चाहिए, या बेहतर है कि अगर आप जौ का लेते हैं तो बहुत ही अमेजिंग बात है, बार्ले, जो कि मुश्किल ही है कि कोई खाए आजकल के टाइम पे बार्ले, वो खाया ही नहीं जाता। एग्जैक्टली, लेकिन सुन्नत है, ये प्रोफेटिक मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। हम जब डायबिटीज़ हो जाती है तब लोग खाना शुरू करते हैं, या तब रिकमेंडेशन हो रही होती है इसको नॉर्मल रूटीन में खाएं ना तो बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा, नाश्ते में अंडा ऐड करें, दूध ऐड करें, ठीक है, और पूरे दिन में ना 7 के बाद चाय नहीं लेनी, 7 के बाद चाय लेनी है तो 7 से पहले, बट अनफॉर्चुनेटली हम हर वो काम करते हैं जो साइंटिफिकली भी गलत है और सुन्नत से तो उसका वो बहुत ही दूर है। अब 7 बजे के बाद कल्चर हमारा ये बन चुका हुआ है, मैं कराची को विज़िट किया, लाहौर विज़िट किया, इस्लामाबाद, एवरी बिग सिटी स्टार्ट ही 7 बजे के बाद होता है, और बिल्कुल ऐसा। चाय कैफ़ेज़ 7 बजे के बाद रौनक लगती है और सारी रात चाय चलती है, ऐसे ही है। और आप उन लोगों को देखें जो चाय पी रहे हैं वहाँ पे, बेचारों की चाय पी पी के हालतें क्या हो गई हैं। सबसे ज़्यादा मसले पाइल्स, बवासीर, उसके बाद हर टाइम स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार,
तो उन्हें तो ये चाय स्ट्रेस रिलीफर लगती है, उन्हें तो लगता है कि बस चाय पियेंगे हमारा स्ट्रेस चला जाएगा, हमारा सर दर्द चला जाएगा, हमारा दिन शुरू हो जाएगा। हम 10 बजे उठे, हम 11 बजे उठे, हमें तो चाय मस्ट है कि चाय के बगैर तो दिन नहीं शुरू होता। चाय मैं कह रहा हूँ पिए, बट बिफोर 7 बस दिन में 1 मग काफ़ी है। मैं कप भी नहीं कह रहा, मग कह रहा हूँ, मग पी लें। जो चाय लवर है वो मग पी लें। बट मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जिन्होंने अपने स्टमक्स का बेड़ा गर्क किया हुआ है, पूरा पूरा दिन चाय पी पी के, 10-10 12-12 ग्लास चाय पी के। और ख़ास तौर पे रात को कौन पीता है चाय? ये तो कल्चर अब डेवलप हुआ है ना। रात को मैं पूछता हूँ 7 बजे के बाद चाय, जो स्टूडियोज़ हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो 7 बजे के बाद चलते हैं। कवालियाँ शुरू हो जाती हैं और चाय बैठ के पी रहे हैं, और फिर चाय नहीं होती ना, फिर साथ खाना पीना भी चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह ताला ने इंसानी निज़ाम जो बनाया है, 8 बजे के बाद आपने अपने अंदर के जिस्म को सुकून देना है, ना कि उसको और प्रेशराइज़ करना है। और हम लोग शुरू ही 8-9 के बाद होते हैं। बिल्कुल ऐसा। लेट नाइट क्रेविंग्स, लेट नाइट Exactly. खाने, लेट नाइट चाय। हमने खुद को हैबिचुअल कर लिया हुआ है ना उससे। सुबह टाइम पे उठें, ब्रेकफास्ट बड़ा मील लें, लंच जो है वो आपका अच्छा हो। वो कहते हैं ना कि वो एक बड़ी मशहूर कहावत है बुज़ुर्गों की कि ब्रेकफास्ट करो शहंशाहों की तरह, लंच करो वज़ीरों की तरह, और रात का खाना खाओ फ़कीरों की तरह। तो इसके पीछे मसलियत ये है कि आपका ब्रेकफास्ट बड़ा हो, हैवी हो, न्यूट्रिएंट्स रिच हो, ताकि आप सारा दिन एक्टिवली काम कर सकें। ठीक है। और लंच इतना हो कि वो फिर जो बाकी का बचा दिन है वो मैनेज कर सके। और रात के बाद तो सोना ही है ना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं, कुछ काम नहीं है, तो उसमें आपको क्यों इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करना है खुद को? अल्लाह ताला ने निज़ाम आपका ऐसा बनाया है कि आपको रात को खुद भी सोना है और आपके अंदर को भी सुलाना है। अंदर सही है तो बाहर भी सही है। बिल्कुल सही। अब मैं इंग्लिश की कोटेशन बताऊंगा ना तो वो लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन ये इस तरह से कोई नॉर्मल तरीके से भापता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि अंदर सही है तो बाहर सही है, वो नहीं समझ आएगी। लेकिन मैं कहूँगा ना यू आर व्हाट यू ईट, तो लोग कहेंगे अच्छा मैं वो हूँ जो मैं खाता हूँ, तो वो उस पर ज़्यादा बिल्कुल फोकस सही, करेंगे। बिल्कुल सही। वी आर हमारी सोसाइटी बहुत बदल चुकी है, जो पहले थी वो नहीं है अब। तो इसीलिए तो मसले भी तो ज़्यादा आ गए, नहीं तो मसले भी पहले ज़्यादा हमने इस तरह की बीमारियां, इस तरह की चीज़ें कभी सुनी भी नहीं थी। हैप्पीनेस ही नहीं है। हैप्पीनेस किसी को पता चल जाए ना कि खुश होने से, स्माइल करने से आपकी लाइफ स्पैन बढ़ती है। आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि आपको वर्कआउट करने से, खुश होने से, अपनों के साथ बैठ के बात लगाने से आपका अंदर अच्छा होता है और बाहर भी अच्छा होता है। ऑब्वियसली आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसको अच्छा फील करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो भी अच्छा होगा। तो इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना। ये कोई वेट लॉस नहीं है, वेट गेन नहीं है, इट्स कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है। इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जिसमें 50% डाइट, 30% वर्कआउट। पहले ये होता था कि जी 70% डाइट, 30% वर्कआउट। ऐसा नहीं है। 50% डाइट, 30% वर्कआउट एंड 20% इज़ योर ब्रेन, योर मेंटल हेल्थ, योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब ये तीनों चीज़ें मिलाएंगे तब आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगा। और इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस उसको आपने एक पज़ल है, पज़ल के सारे टुकड़े बिखरे पड़े हैं, अब उन पज़ल के टुकड़ों को आपने बस सही जगह पर ला के रखना है और आपका वो लाइफ का पज़ल सीधा हो जाएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं, जैसे दही हो गया, चीज़ हो गई, तो क्या इससे भी हमारी थकावट जो है वो ख़त्म हो सकती है? एनर्जी बूस्टर के तौर पे यूज़ होती हैं ये चीज़ें? जी बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि दही के अंदर होते हैं प्रोबायोटिक्स, और प्रोबायोटिक्स इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। मतलब आपके जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, योर स्टमक, योर स्मॉल इंटेस्टाइन, और जितने भी पाइपलाइन है जिसमें से आपका फूड पास करता है, उसका हेल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके ऊपर इन्हिसार कर रहा होता है। अब प्रोबायोटिक्स ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव करते हैं फूड के लिए।
तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको थकावट नहीं होगी, आपकी एनर्जीज लेवल मेंटेन रहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब आप कुछ भी खाते हैं तो उसका सही तरह से डाइजेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हर फूड ग्रुप का डाइजेशन का टाइम डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, फैट्स टाइम लेते हैं, लेकिन जो सिंपल शुगर्स हैं, जो इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेज हैं, वो आपको फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाते हैं। और प्रोबायोटिक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करने में। या फिर कोई ऐसे टॉक्सिन्स या कोई ऐसे इन्वेडर्स मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आपकी स्टमक के अंदर चले गए, तो फिर प्रोबायोटिक्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट लड़ते हैं ताकि आपके कोई ऐसी चीज़ ना चले जाए और इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो ये पाइल्स और स्टमक की इश्यूज़ बहुत, फिस्टूला, दीज आर वेरी कॉमन ड्यू टू द फूड आइटम्स। स्पाइसी फूड आप खाते हैं या कुछ ऐसे टॉक्सिन्स आपकी स्टमक में चले जाते हैं जो कि आपको ब्लीडिंग का, फीकल ब्लीडिंग का कॉज कर सकते हैं। सो प्रोबायोटिक्स उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको लूज़ मोशन लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो IBS की जो इशू है वो बहुत कॉमन है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जो है बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है? इसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आपको उसमें, क्योंकि आपका बोवेल सिंड्रोम जो मतलब बोवेल जो स्टमक है ना, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता और आपके फूड आइटम्स जो हैं वो वेरी करते रहते हैं। तो कभी आपको डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो लोग जो कंप्लेन करते हैं ना आके हमें कि अभी तो मुझे कुछ दिन पहले कॉन्स्टिपेशन थी और अभी जो है साथ ही पहले पकाना नहीं आ रहा था, अब आ रहा है तो रुक नहीं रहा, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। तो इट्स अ IBS जो कि मैनेज करना भी बड़ा वर्स है। तो फिर ये सारा इंटरलिंक्ड आपकी थकावट से कैसे होता है? ऑब्वियसली जब आपका स्टमक ही सही नहीं है, वो आपने सुना ही होगा कि जब आपको गैस होती है, ब्लॉटिंग होती है, तो आपके यहाँ पेन होती है। बिल्कुल ठीक होती है, है। आपके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाती है। सो एवरी ऑर्गन इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। गट ब्रेन एक्सेस है, ये आपका गट ब्रेन के साथ इंटरलिंक्ड है। यानी अगर आप थकावट फील करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है गट हेल्थ थकावट में। अगर आपका गट हेल्थ नहीं अच्छा तो आपका ब्रेन फॉग हर टाइम रहेगा। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपके हर टाइम एक प्रेशर रहेगा मसल्स के ऊपर, दिमाग के ऊपर, क्योंकि गट और ब्रेन का कनेक्शन है आपस में। और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं, इफ़ योर गट इज़ गुड योर ब्रेन इज़ गुड। ठीक है, तो ब्रेन को हर टाइम इंस्टेंट एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, और ब्रेन ने ही आपकी पूरी बॉडी को मैनेज करना है। मूवमेंट्स, जितने भी फंक्शंस हैं, सबकी कमांड यहाँ से जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका कमांड सिस्टम ही अच्छा नहीं है, आपका मदरबोर्ड कंप्यूटर का सही नहीं है, प्रोसेसर सही नहीं है, तो आप सही नहीं है, तो आप स्लो हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि ये सुपर फूड्स क्या है, और क्या कोई ऐसे सुपर फूड्स हैं कि जिनको खाने से आप ये जितनी भी टायर्डनेस फील करते हो, आप डिजीनेस फील करते हो, वो आप उसको बैलेंस कर लो? अच्छा, सुपर फूड्स इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टर्म। इसमें सुपर फूड्स हैं भी और नहीं भी हैं। जिस तरह शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, बस धंधा धंधा होता है। तो इट्स सेम लाइक कि कोई फूड सुपर फूड या नॉर्मल फूड नहीं होता, हर फूड सुपर फूड है। लेकिन जो क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला की नेमत है, तो सारे फूड इक्वली हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसलिए बन चुका हुआ है कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जो मेडिसिनल पर्सपेक्टिव में यूज़ किए जाते हैं, बट देर आर स्टिल सम फूड जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लिंक्ड हैं, और वो हमें बहुत ज़्यादा खाने भी चाहिए, और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। बाकियों के भी बेनिफिट्स हैं बट उनके भी काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हनी एक सुपर फूड है। हनी एक बहुत अच्छा सुपर फूड है। कलौंजी, फिग्स, इंजीर,
कुछ लोग को पता नहीं है, अंडे भी सुपर फूड हैं, डेयरी, दही, दूध, ये भी सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं। ख़ास तौर पे जो गोट मिल्क है, ये एक बहुत अच्छा सुपर फूड है। फिर उसके अलावा जितने भी गॉड्स हैं, मतलब ये क्या, कद्दू वगैरह, लौकी, तोरियाँ, जो ये फैमिली है सारी, ये बहुत अच्छे फूड्स हैं। फिर उसके बाद नट्स, ऑलिव्स, डेट्स, लाइक देयर आर बंडल ऑफ फूड आइटम्स जो कि सुपर फूड के तरह काम करते हैं, बट हम लोग वो होल नहीं खाते। होल खाना इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक अगर मैं बात करूं कि हम फ्रूट खाएं, हम ज़्यादा पसंद करते हैं मिल्क शेक को, या हम ज़्यादा पसंद करते हैं जूस जूसेस को, फॉर्म में, बिल्कुल। लेकिन अगर आप वो होल वो खाएं, फ्रूट खाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जूस जब निकालेंगे, सो देर इज़ ओनली शुगर कंटेंट और द लिक्विड फॉर्म ऑफ द फ्रूट। बट जब आप पूरा फ्रूट लेंगे तो जो आप चीज़ मिस कर रहे हैं, जो फाइबर कंटेंट मिस कर रहे हैं, वो आप होल फूड से लेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गट हेल्थ। तो हर फूड सुपर फूड है, बट प्रोफेटिक मेडिसिन्स को मैं इसलिए ज़्यादा वो करता हूँ क्योंकि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हैं, तो हमें वो अपनी डाइट के अंदर लाजमी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। जिस तरह डेट्स तो अमेजिंग है। फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो डेट्स ले सकते हैं। समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्हें नहीं लेनी चाहिए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन वो ले सकते हैं। दिन में 1-2 खजूरें खाएँ, उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स लें। अच्छा, बनाना इज़ ऑल्सो वेरी गुड फूड, सुपर फूड की कैटेगरी में आता है एंड ईज़िली अवेलेबल, लेकिन नहीं पता लोगों को। क्यों? क्योंकि ईज़िली मिल जाता है ना, इसलिए। उसके अंदर इतना अच्छा फाइबर कंटेंट है, इतने अच्छे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इतना उसके अंदर विटामिन्स मिनरल्स रिच है वो, और पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो आपकी लेथार्जिक होने में जो मेनली डेफिशिएंसीज है ना, उसको कवर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें, विटामिन डी एग्स में होती हैं, मिल्क में होती हैं, ठीक है, और पल्सेस में होती हैं, लेग्यूम्स में होती हैं, बट हम वो नहीं ले रहे, नहीं खाते। और कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें फूड की अलावा भी सोर्सेज हैं, जैसे सनलाइट एक इतना अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, इजीली अवेलेबल है हर टाइम, लेकिन हम वो नहीं ले पा रहे। खैर सर्दियों में तो धुंध का मसला है, सूरज आ नहीं पाती, लेकिन जब कभी मौका मिले हम तब भी नहीं ले रहे। और गर्मियों में तो गर्मी की वजह से नहीं लेते, वो तो वैसे ही एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो धूप है, वो मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि हम गर्मियों में लेना शुरू कर दें, हीट स्ट्रोक हो जाएगा। बट ऐसा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट बनता है जब आप तब तो ले सकते हैं ना, सन बाथ ले सकते हैं, जब धूप मिले आप लें, सर्दियों में ले लें, क्योंकि इट्स अ वेरी नेचुरल सोर्स जो कि अल्लाह ताला हर टाइम हमारे ऊपर डाल रहे हैं और विटामिन डी डेफिशिएंसी ख़त्म कर रहे हैं। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से, मैं कहूँगा कि 50% लेथार्जिक और टायर्डनेस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम द हाईएस्ट प्रेवलेंट फैक्टर जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी है। और यानी अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो उसकी वजह से भी आप हर टाइम थकावट फील करते हो। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, हम अगर थोड़ी टाइम कहीं पे बैठ के उठें तो हमें बहुत ज़्यादा एकदम से चक्कर आते हैं जो 2-3 सेकंड के बाद चले भी जाते हैं, तो क्या वो भी इसी कैटेगरी में आता है? इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपके मसल्स काफ़ी देर से स्टैटिक हैं और उधर आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं गई। फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 घंटे आप चौंकड़ी मार के बैठे हुए हैं, योगा पोजीशन में बैठे हुए हैं, और जब सडनली आप उठते हैं, बहुत कॉमनली लोगों को कुछ देर के लिए तो टांगें फील नहीं होती, सुइयाँ चुभती हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वहीं स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये नर्व इम्पल्सेस, ब्लड सर्कुलेशन रुक चुकी होती है उस जगह की, ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन इसलिए रुक चुकी होती है क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ब्लड सर्कुलेशन को बरकरार रखने के लिए, वो डेफिशिएंट होते हैं।
या नर्व इम्पल्सेस को बरकरार रखने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो डेफिशिएंट है, उसकी कमी है। हम वैसे तो डाइट कॉन्शियस लोग हैं नहीं, पाकिस्तानी डाइट कॉन्शियस लोग हैं नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर उनमें से कोई 0.1% अगर कोई लोग हैं भी, तो वो सिर्फ कैलोरीज की हद तक है। कैलोरीज मैनेज कर लो, कम खा लो, ज़्यादा खा लो, वेट लॉस कर लो, वेट बढ़ा लो, लेकिन किसी को नहीं पता कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या जो दूसरे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो वो रिक्वायर्ड हैं उनका पता ही नहीं है। हमें फाइटोकेमिकल्स का नहीं पता, फ्लेवोनॉइड्स का नहीं पता, ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड हैं जो मिरेकलसली काम करते हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं और वो हम नॉर्मली ले भी रहे होते हैं, हमारी डेली डाइट के अंदर, घर में हमारे खानों में डल रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। और हमारी इतनी बैड प्रैक्टिसेस की वजह से हम वो सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की वेस्ट करवा देते हैं फूड में से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिंजर के अंदर जिंजर ओल होता है, वो आपकी टायर्डनेस ख़त्म करता है। ओह नाइस। अगर फॉर एग्जांपल आपको बड़े कॉमनली न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे ना, वो आप अगर उन्हें कंप्लेन करेंगे मैं बहुत थका थका रहता हूँ, तो वो आपको जिंजर टी पीने का बोलेंगे। उसके बाद वो आपको हल्दी, टर्मेरिक का बोलेंगे, ठीक है। उसके अंदर कर्कमिन होता है विच इज़ वेरी गुड बायोएक्टिव कंपाउंड, और वो भी आपकी थकावट दूर करता है। लेकिन हल्दी किस फॉर्म में? आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप जो ज़्यादातर तो यहाँ पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ हो रहा है ना, तो आप खानों में आपके डल रही हैं फॉर टेस्ट, और इवन उसका टेस्ट लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन वो एक चलती आ रही है पुराने वक्तों से, और लोग इसलिए वो खा रहे हैं और इसलिए डल रहा है वो कि वो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं उसके। अगर आप देखें तो हल्दी का टेस्ट लोगों को इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। अगर उन्हें एक चुटकी भी ऐसे खानी पड़ जाए तो वो नहीं खा सकेंगे, लेकिन चम्मच डलते हैं, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून खाने में डलते हैं। बिल्कुल। इवन अगर हम एक ये हैबिट भी बना लें कि हम अपने खानों में एलोवेरा ऐड करना शुरू कर दें। अच्छा। एलोवेरा आपके टायर्डनेस से तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट ओवरऑल हेल्थ, जिस तरह स्किन, हेयर्स आपके अच्छे रहते हैं, आपको एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा कर देता है, और बोन पेन्स वगैरह काफ़ी रिलीफ मिलता है उससे। अगर आपको जॉइंट पेन्स हैं, बोन पेन्स हैं, तो वो काफ़ी रिलीफ मिलता है एलोवेरा से। सो देयर आर फूड्स जो कि हमें ऐड करने चाहिए अपनी डेली रूटीन के अंदर। इसी तरह गार्लिक के अंदर एलिसिन होता है, गार्लिक हमें ऐड करना चाहिए अपने खानों में, लेकिन हम स्पेसिफिकली कोई मसला हो जाए ना, कहते हैं ये बालछर हो गया, बाल उड़ गए, तो वहाँ गार्लिक लगाना शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल। तो वो उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों में कर लेते हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में नहीं खाते। अब जैसे बाल गिरना शुरू हो गए हैं, तो आप वैसे ज़िंदगी में कभी आंवला नहीं देखेंगे, लेकिन बाल जब गिरना शुरू हो गए, किसी ने बता दिया कि आंवला खाओ, तो तब खाना शुरू कर दिया। चलो शुक्र है तब खाना शुरू कर दिया। अगर आप महीने में 1 2 3 दफ़ा वैसे भी खा लो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सिर्फ वही बात है, एक तो अवेलेबिलिटी का मसला है, इजीली अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें। अवेलेबल हों तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इतनी बिजी लाइफ्स की हुई हैं, या परवाह नहीं है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस और हेल्थ इंटेलिजेंस, या हेल्थ आप कॉन्शियसनेस नहीं है लोगों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि अगर आप थोड़ी देर कहीं पे भी चौंकड़ी मार के बैठ जाओ, या आप स्टैटिक पोजीशन में हो, तो आपकी टांगें सोना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे सुइयाँ चुभती हैं, या इस तरह की कोई भी सिनेरियो होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि आप इतना बेयर नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली 1 घंटा 2 घंटा तो चौंकड़ी मार के आप कहीं बैठो ना, ऐसी पोजीशन में बैठो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, आपके ब्लड सर्कुलेशन रहे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चल गया है कि आपसे 5 मिनट से ज़्यादा चौंकड़ी मार के नहीं बैठा जाता, तो आप उसकी ट्रेनिंग करें। आप योगा एक्सरसाइजेस करें, आप ऐसी वर्कआउट्स करें जिससे आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, एक्टिव हो, आपकी नर्व्स एक्टिव हों,
स्ट्रॉन्ग हो, उनमें सर्कुलेशन बेहतर हो। तो और ऐसे फिर फूड आइटम्स भी अपनी डाइट के अंदर ऐड करें जो उस चीज़ को इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क है, प्रोटीन सोर्सेज हैं, रिच प्रोटीन सोर्सेज हैं, लीन प्रोटीन्स, चिकन, फिश, जो फैटी एसिड्स हैं जैसे मूफाज हैं मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, इनको ऐड करें, गुड कोलेस्ट्रॉल को ऐड करें। अब ये सारी चीज़ें बड़ी लोग सोचेंगे वही इतना कुछ हम कैसे ऐड करें। ये सारा कुछ ऐड करना नहीं होता, ये एक ही फूड सोर्स के अंदर अवेलेबल है। आप मछली खाएं, वो उसके अंदर मिल जाएंगे आपको, ये जो मैंने इतने सारे नाम बोले, मूफाज, पूफाज और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन मछली, फिर हमारे यहाँ मसला ये है, हम मछली खाना शुरू करते हैं तो फिर फ्राइड मछली खाना शुरू करते हैं, और किलो 2 किलो तो कोई बात ही नहीं ना, वो तो ऐसे ही चट कर जाते हैं बगैर किसी और चीज़ के, रोटी वगैरह कुछ नहीं, बस किलो मछली आई है और एक बंदा खा गया। और मैंने देखा है ऐसा लिटरली मेरे सर्कल के लोग हैं, मैंने देखा है। तो स्टीम्ड फिश खाएं, ग्रिल करके खाएं, प्रैक्टिसेस ऑलवेज मैटर। अच्छा, बात करते हैं योगा प्रैक्टिसेस, वर्कआउट एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपने लाइफस्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। लेकिन इतना बिजी स्केड्यूल है सबका, सब लोग नहीं जिम में जा सकते। अब वो घर बैठ के इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं? कोई डिजिटली वे ऐसा नहीं है कि जिससे वो इन चीज़ों को अपने लिए आसान बना सकें? दौर ही डिजिटलाइजेशन का है। जिस तरह चीज़ें डिजिटलाइज होती जा रही हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद की हुई हैं। जबकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से देखें, बड़े पर्सपेक्टिव पे देखें, तो डिजिटलाइजेशन से आपकी ज़िंदगी आसान हो रही है। आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आप ऑफिस जाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस कुछ लोग नहीं जाते, वर्किंग लेडीज़ हैं बट वो रिमोट काम कर रही हैं घर से, हाउसवाइफ भी हैं, घर से काम भी करना है। और बाहर की कंपनीज़ हैं, वो टाइमिंग्स पे वो नहीं टॉलरेट नहीं करते, आपको करना ही करना है काम। तो इससे अच्छी और अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप घर में बैठे हुए हैं, सारा कुछ आपके पास घर में है। तो बजाय इसके कि आप घर में बैठ के सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाएं, आप उन्हीं प्लेटफॉर्म्स से, जिन प्लेटफॉर्म्स के लिए आप बाहर काम कर रहे हैं, वो भी डिजिटली काम कर रहे होते हैं, ऐप्स के थ्रू, ऑनलाइन जूम मीटिंग्स, गूगल मीट और इस तरह स्काइप वगैरह। तो आप लैपटॉप्स पे, अपने होम थिएटर्स पे, आप अपने मोबाइल्स के ऊपर फिटनेस ऐप्स डाउनलोड करें, न्यूट्रिशन ऐप्स डाउनलोड करें, हेल्थ ऐप्स डाउनलोड करें। और पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मैंने इतनी दफ़ा पाकिस्तान को बुरा भला कह दिया, क्या पता मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करे अब या नहीं करे, आई विश के कर ले, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ बिटर ट्रूथ। लेकिन बाहर वेस्ट में ये चलता है, लाइक होम थिएटर्स में लोग हस्बैंड वाइफ बड़ी स्क्रीन पे वर्कआउट वीडियो लगा के वर्कआउट करते हैं, बच्चों को साथ करवाते हैं। इवन पाकिस्तानी फैमिलीज ओवरसीज जो बाहर हैं वो भी करते हैं, बट हम लोग में वो कल्चर पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, बहुत कम है, बहुत कम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोई 5 ऐसी डिजिटल ऐप्स बता दें जो कि दी बेस्ट जो है वो काम कर रही हैं इन सारे वर्कआउट्स पे, कि जिसकी वजह से हम अपनी डेली रूटीन अच्छी कर सकें, हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकें। वर्ल्ड टॉप 5 डिजिटल ऐप्स, कुछ तो रैंकिंग गूगल रैंकिंग की बेसिस पर हैं, कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल यूज़ की बेसिस के ऊपर रैंक करूँगा। माई फिटनेस पैल जो है वो वर्ल्ड टॉप ऐप है और 2005 से काम कर रही है, विच इज़ माई ऑल्सो कह सकते हैं इन माई कॉमन यूज़, बट मोस्ट फेवरेट नहीं है, बट मेरे कॉमन यूज़ में रही है वो। और इट्स अ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस ट्रैकिंग ऐप कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र या एक पर्सन या एक क्लाइंट जब डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या फिटनेस ट्रेनर के पास आता है तो सबसे बड़ा मसला क्या आता है, उसने कंसल्ट कर लिया, डाइट प्लान ले लिया, अपना पूरे महीने का प्लान ले लिया कि ये मैंने करना है, बट इशू कहाँ आएगा कि जब वो घर चला गया, अब ट्रैकिंग कौन करेगा? खुद तो नहीं वो कर सकता। दिस इज़ अ बिग इशू। मोर देन 60% जो क्लाइंट्स हैं वो इसीलिए छोड़ देते हैं अपनी फ़िटनेस जर्नी, क्योंकि उनको एक प्रॉपर ट्रैकिंग या प्रोग्रेस ट्रैकिंग सिस्टम नहीं मिलता। अगर वो क्लाइंट या यूज़र अपना ट्रैकिंग सिस्टम
ऐप की शक्ल में कन्वर्ट कर ले, वट एवर ही और शी इज़ ईटिंग, कुछ भी खा रहा हो, दुनिया के किसी भी कोने में खा रहा हो जाके, और अगर वो ट्रैक कर सकता है तो उसके लिए आसानी है। और ट्रैकिंग इज़ वेरी सिंपल नाउ। जो नंबर 1 ऐप माई फिटनेस पैल मैंने बताई, वो मैंने रैंकिंग के अकॉर्डिंग बताई है, गूगल रैंकिंग के अकॉर्डिंग। बट माई पर्सनल फेवरेट इज़ हेल्थीफाई। पहले उसका नाम हेल्थीफाई मी था, अब हेल्थीफाई है। दिस इज़ इंडियन बेस्ड ऐप। ऐसा नहीं कि मेरा नाम शाहरुख है तो मैं इंडियन ऐप को कर रहा हूँ, बट वो वाकई ही में एक, आप कह सकते हैं, एक टॉप नॉच ट्रेंड सेटर ऐप है, और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। उसका एक्सपीरियंस इज़ वेरी सिंपल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इजी टू यूज़, और दूसरी उसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं, दोज आर वेरी ग्रेट, लाइक द बेस्ट वन। अब आप मुझे बताएं, आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा खाना खाते वक्त ट्रैकिंग में? आपको वो खाना, डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने आपको एक खाना रिकमेंड किया है, आपके सामने वो प्लेट पड़ी है, अब आपको नहीं पता कि उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। हाँ, एग्जैक्टली नहीं दिस पता। इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। हाँ, बिल्कुल। आप काम कर रही हैं अपना, और आपके सामने एक मील आ गया है, आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको बताया था कि आपने इतना सा दही खाना है, इतना सा ब्रेड खाना है, इतना सा अंडा खाना है, इतना सा ये खाना है, लेकिन आपके सामने बफे लगा हुआ है। अब आप कैसे खाएं, आप कैसे ट्रैक करें? कितना बड़ा चैलेंज है ये। चैलेंज उस ऐप ने कवर किया है, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, बट उसको मैं ओवरऑल इसलिए करूँ क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब सोल्यूशन क्या है? फीचर चेक करें। आपने अपनी प्लेट ला के रखी, उसके अंदर खाना डाल लिया, मोबाइल पकड़ें, ऐप खोलें, कैमरा से स्कैन करें आपको वो खाने को, और स्कैन किया, आपके सामने सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू आ गई। वाओ। कि भाई इसके अंदर एक अंडा है, एक ब्रेड का पीस है, इतना सालन है, इतनी फलानी चीज़, इतनी फलानी चीज़ है, वो सारा आपका मील जो है ना, तो चेक करके आपको चेक सारे करके न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज सारे बता न्यूट्रिएंट्स देंगे, बता देगा, कैलोरीज कितनी बन रही है, सब बता सब देगा। बता देगा कि इसमें वाओ, कितनी कैलोरीज अमेजिंग। हैं, इसके अंदर कितने कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन हैं, कितने फैट्स हैं। मैं इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा था कि न्यूट्रिशन इज़ नॉट टफ नाउ, इट्स वेरी इजी। डिजिटल सॉल्यूशंस आर मेकिंग मोर ईजियर। आपने बस स्कैन किया और आपके पास न्यूट्रिशनल वैल्यू आ गई। सेकेंडली, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कैनर नहीं है, आपको लग रहा है कि क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल ऐप है, देयर कैन बी लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी अंधेरे वाले इन्वायरमेंट में बैठी हैं, आपके सामने मील पड़ा है, पिक्चर अच्छी कैप्चर नहीं हो रही, स्कैन नहीं प्रॉपरली हो रहा। अब आपने क्या करना है? देयर इज़ मिलियंस ऑफ फूड लाइब्रेरी, मिलियंस ऑफ फूड वर्ल्ड वाइड, जो everything which is edible, which is eatable by your mouth, it's in the app. वो आप सर्च करें, इफ़ यू राइट एग, सर्च करें, एग आ जाएगा। अब वो आपके सामने, आपको तो पता है ना प्लेट में कितना है, आप एक अंडा डालें तो वो आपको सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू निकाल देगा। अच्छा, सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं निकालेगा, वो ट्रैक करेगा पूरे दिन के मील्स को, और आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल कैलोरीज थी 2000 जो आपने खानी थी, तो आपको बताएगा कि जी 2000 हो गई हैं, बस करें, अब इससे ज़्यादा ना खाएं। सो देयर इज़ अ चेक कि आपको पता चल गया इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाना। ठीक है, वेरी नाइस, अमेजिंग। सेम गोज़ विद द फिटनेस वर्कआउट्स। अब ऐसे AI बेस्ड एप्स या टूल्स आ गई हैं। अब मैं नंबर 2 पे आता हूँ, फ्रीलैटिक्स, फिटऑन, फिटिफाई। ठीक है, दीज 3 एप्स आर टॉप नॉच। इवन पाकिस्तान की एक ऐप है एम फिट, जो कि आई डोंट से कि वो वर्ल्ड ऐप है, बट पाकिस्तान के अंदर दे आर डूइंग गुड। बट वो ऐप इस तरह से कि उनके अपने स्टूडियोज़ हैं, अपने जिम सेटअप्स हैं, वो ज़्यादा फोकस करते हैं 1-on-1 कोचिंग के ऊपर। ठीक है, वो आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो मैंने नाम बोले, फिटिफाई, फ्रीलैटिक्स, हेल्थीफाई इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फिटनेस ऐप। इसलिए मैंने उसको टॉप पे रखा है, क्योंकि वो आपको 1-on-1 सेशंस भी दे रहे हैं, वो आपकी ट्रैकिंग आसान कर रहे हैं, वो सब कुछ ईजी कर रहे हैं। वेरी नाइस।
अच्छा, एक नया टूल मैं आपको बताने लगा था, AI बेस्ड। अब टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आई थिंक जर्मनी में एक नया टूल आया है जिसमें आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, आप उसके सामने कोई भी डंबल कर्ल करते हो, ट्राइसेप कर्ल करते हो, स्क्वाट पोजीशन में जाते हो, जो भी एक्सरसाइज करते हो आप, वो आपको स्कैन करता है, आपके जितनी मूवमेंट्स हैं बॉडी की स्कैन करता है, एंड वंस यू आर डन विद योर एक्सरसाइज, फिर वो आपको बताता है कि भाई ये मसला था आपकी एक्सरसाइज में। ओह वाह, यानी वो डिजिटली आपको करेक्ट भी कर रहा है करेक्ट कर कि भाई ये आपने यहाँ से पोस्चर सही नहीं है और Exactly. यहाँ से आप एक्सरसाइज अपनी परफेक्ट नहीं कर पा रहे। Exactly. वाह, वेरी नाइस। क्या फिर- नाम है इस टूल का? फिर वो आपको बता रहा है कि आपकी कैलोरीज बर्न बर्न हो भी रही है कि नहीं, कितनी बर्न हो रही, कितने टाइम से ये बर्न होगी। These AI tools are in pilot stages. जब ये अनाउंस होंगी, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड अनाउंस हो जाएंगी। अभी ये पायलट स्टेजेस में है। सेकेंडली, एप्पल ने अपना विजन लॉन्च किया है, VR ग्लासेस, और वो पहन के, अभी तो मैं बता रहा था ना कि मोबाइल पकड़ा, स्कैन किया, वो आपने पहना हुआ है ना, आपके सामने मील पड़ा हुआ है, आपने बस उसको देखना है, आपकी ग्लासेस के अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाएगी। ओह वाओ, अमेजिंग। सो टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ती जा रही है, उस तरह चीज़ें आसान होती जा रही हैं, और एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव में एक यूज़र, एक आम इंसान उसको अडेप्ट कर सकता है। एटलीस्ट ऐप्स तो अडेप्ट कर सकता है अपने मोबाइल के अंदर। विजन तो चलें, वो एप्पल का जो VR ग्लासेस है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन एप्लीकेशंस तो डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस फ्री हैं, कुछ आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन या एनुअली सब्सक्रिप्शंस पर अवेलेबल हैं। तो द मेन चैलेंज विच इज़ प्रोग्रेस ट्रैकिंग, न्यूट्रिशन ट्रैकिंग, फिटनेस ट्रैकिंग, वो आसान होगी आपकी। फिर देयर इज़ नो चांस कि आप थके थके क्यों रहें। अब वो जो मसला था ना, वर्किंग लेडी काम बाहर करने जाती है या रिमोट काम करिए, शी डोंट हैव टाइम, बच्चे भी देखने, काम भी करना है, तो घर बैठ के आप वर्कआउट्स करें। और वेरी सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैट चाहिए, 2-4 डंबल चाहिए। अगर आप वर्क के साथ साथ थोड़े से फिटनेस एंथुजियास्ट बन जाते हैं, फिटनेस फ्रीक बन जाते हैं, तो फिर आप एक वो फुल फ्लेज रैक होता है वो ले लें, उसमें बारबल्स भी हो जाएंगे, 5-5 kgs के प्लेट्स भी आ जाएंगी, वो भी करना शुरू कर देंगे। डंबल्स 2-2, 3-3 डंबल्स रख लें साथ, रेजिस्टेंट बैंड, जो अफोर्ड कर सकता है ना, ये इतना मुश्किल नहीं है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, विच आर हु नीड्स टू डू दिस बट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने घर में सिंपली एक मैट लें हैं सिर्फ, या चले मैट भी ना लाएं, अपने कारपेट के ऊपर कर लें। कारपेट पे ना करें, छत पे चले जाएं, धूप में करें। अभी मैं बता रहा था आपको कि मैं लाहौर आया हूँ ट्रिप पे ना, तो आई हैव क्लाइंट्स ऑनलाइन, फ्रीलांस क्लाइंट्स, जिनको मैं फ़िटनेस सेशंस देता हूँ, क्लासेस देता हूँ। तो उनका और हमारा टाइम जोन का डिफरेंस UK में है, US में है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, आई हैव माई मैट एंड डंबल्स विद मी इन माई कार, और जहाँ मुझे जगह मिलती है मैट बिछाए और वहीं पे सिखा दिया। वहाँ कॉल पे गए, व्हाट्सएप कॉल पे, क्योंकि वो मुझे पर्सनल ट्रेनिंग का पे करते हैं, तो आई हैव टू गिव देम दिस ऑनर के मैं उनको 1-on-1 टाइम भी दूँ। तो फिर जहाँ आप ट्रैवलिंग में हैं, जिधर भी हैं, आधे पौने घंटे का सेशन होता है, मैट बिछाओ और शुरू कर दो। वेरी नाइस, अमेजिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट। माइंडसेट चेंज हो जाएगा तो एवरीथिंग विल बी स्मूदर, हेल्थ भी सही हो जाएगी, थकावटें दूर हो जाएंगी, कंप्लेनिंग एटीट्यूड ख़त्म हो जाएगा, एक्सक्यूज़ेस ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे एक्सक्यूज़ेस तो इतने ज़्यादा हैं, अच्छा मैं कल शुरू करूँगा, कल से करूँगा। वो कल नहीं आती। किसी वो भी कल काम नहीं में। आती।
आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद मोतबर डॉक्टर्स के साथ आपके लिए हेल्थ पर कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें।